4 लोगों की मौत हुई, 87 से ज्यादा घायल हुए जब लद्दाख जल रहा था। आखिर लद्दाख क्यों जल रहा था? ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार 24 सितंबर को लद्दाख में पुलिस आंदोलनकारियों पर लाइव बुलेट से फायरिंग करती है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद हिंसा इस कदर भड़क उठती है कि लगभग 87 लोग घायल हो जाते हैं। इन घायलों में लगभग 30 पुलिसकर्मी भी शामिल थे। अब ऐसा क्या होता है कि पुलिस आम जनता पर ओपन फायरिंग करने लगती है या फिर लद्दाख के लोग पुलिस पर पत्थरबाजी करने लगते हैं? फिलहाल सरकार इन सभी घटनाओं के जिम्मेदार अकेले सोनम वांगचुक को ठहरा रही है। सोनम वांगचुक कौन है? सरकार से उनकी और लद्दाख के लोगों की क्या डिमांड है? अगर आपने 3 इडियट फिल्म देखी होगी तो आमिर खान के किरदार फुनसुक वांगडू के बारे में जानते होंगे। असल में वो किरदार सोनम वांगचुक के रियल लाइफ स्टोरी से ही इंस्पायर था। सोनम वांगचुक लद्दाख में एक मैकेनिकल इंजीनियर है, क्लाइमेट एक्टिविस्ट है और इनोवेटर है। उन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। उन्होंने इंडियन आर्मी के लिए बर्फीली ठंड में सौर ऊर्जा से चलने वाले गर्म टेंट का आविष्कार किया था। इन्हें देश और विदेश में कुल 1 दर्जन से भी ज्यादा पुरस्कार मिल चुके हैं। समझते हैं मेन स्टोरी लाइन। इन सब की शुरुआत 6 साल पहले हुई, जब भारत सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 को खत्म करने के बाद जम्मू एंड कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया। पहला केंद्र शासित राज्य बना जम्मू एंड कश्मीर, जिसको 90 विधानसभा सीट दी गई, लेकिन लद्दाख को एक भी विधानसभा सीट नहीं दी गई। आपको बता दें कि पहले लद्दाख के पास 4 विधानसभा सीटें थी। इसके अलावा भारत सरकार ने कुल 24 विधानसभा सीटें पीओके के लिए रिजर्व रखी हैं, लेकिन वहां चुनाव नहीं हो सकते क्योंकि वो पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से में आता है। लद्दाख के लोग विधानसभा सीट और 6 शेड्यूल की मांग तब से कर रहे हैं जब से उन्हें केंद्र शासित राज्य बनाया गया है। 2020 आते आते लद्दाख के लोगों को एहसास हो गया कि विधानसभा के बिना उनकी बात नहीं सुनी जा रही। इसीलिए मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने मिलकर लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल करने की मांग करने लगे। अब ये 6 शेड्यूल क्या है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। जून 2020 में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गलवान घाटी में बॉर्डर एरिया को लेकर खूनी मारपीट हो जाती है। इसमें लगभग 20 भारतीय सैनिक मारे जाते हैं और चाइना की तरफ से भी कुछ सैनिक मारे जाते हैं। असल में गलवान घाटी लद्दाख का ही चाइना बॉर्डर एरिया है। इसीलिए फिलहाल सोनम ने अपनी मांगों को छोड़कर चाइना के खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने चीन के खिलाफ गोली पावर इस्तेमाल करने के बजाय वॉलेट पावर इस्तेमाल करने पर जोर दिया। मतलब चीनी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करने का एक वायरल मूवमेंट शुरू कर दिया। अरशद वारसी, रणवीर सिरॉय, अर्चना पूरन सिंह और अमृता राव जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी ने सोनम के बाइकआउट चाइना वाले मूवमेंट का समर्थन किया। इस आंदोलन ने सोशल मीडिया पर #बाइकआउट चाइना, #वॉलेट पावर जैसे हैशटैग को ट्रेंड करा दिया। यह आंदोलन देश भर में आग की तरफ फैल गया। वैसे भी लोग चाइना से निकले कोविड-19 वायरस से पहले से ही बहुत परेशान थे। सोनम के इस अभियान के कुछ ही हफ्तों के भीतर भारत सरकार ने भी इंटरनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए टिकटॉक, वीचैट, यूसी ब्राउजर समेत 59 मशहूर चीनी ऐप्स को भारत में बैन कर दिया। जब चाइना के साथ यह सब चीजें चल रही थी, लद्दाख में अपनी परंपरा और संसाधन बचाए रखने के नाम पर 6 शेड्यूल और स्टेटहुड की मांग तेज होने लगी। अपनी इन्हीं मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए लेह में LAB यानी कि लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल में KDA यानी कि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, इन 2 संगठनों का गठन किया गया। इसमें से सोनम LAB के एक एक्टिव मेंबर थे। लद्दाख के लोगों की ये समस्या बीजेपी भी समझ रही थी। इसीलिए 13 अक्टूबर 2020 को लोकल बॉडी और विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने अपना एक चुनावी मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें लद्दाख को संविधान की 6 शेड्यूल में शामिल करने की बात कही। अब जान लेते हैं कि 6 शेड्यूल और स्टेटहुड क्या है। स्टेटहुड का तो सीधा मतलब स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग है, लेकिन 6 शेड्यूल भारत के संविधान में एक ऐसी व्यवस्था है जो आदिवासी क्षेत्रों को खुद से कानून बनाने का अधिकार देता है। ये अपने आप में ही एक छोटा देश चलाने जैसा होता है, जिसमें लोकल्स उनकी जमीनों या संस्कृति में कोई बाहर से आया दखल न दे सके। सोनम के अनुसार 6 शेड्यूल में शामिल होने के बाद लद्दाख में जंगलों और पहाड़ों का खनन लगभग असंभव हो जाएगा। 26 अक्टूबर 2020 को बीजेपी के मैनिफेस्टो लाने के कुछ दिन बाद चुनाव होता है और बीजेपी चुनाव जीत जाती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल नहीं किया जाता। अपनी मांगों को मजबूत करने के लिए नवंबर 2020 में LAB और KDA एक साथ अपनी 4 मांगों का एक चार्टर केंद्र सरकार को सौंपा, जिसमें से पहली मांग थी लद्दाख को स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए। दूसरी मांग थी कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल किया जाए। तीसरी मांग थी लद्दाख की अपनी पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना और चौथी मांग थी कम से कम 2 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट मिलनी चाहिए। इन्हीं 4 मांगों को पूरा करने के लिए
इन दो संस्थाओं ने ईमानदारी से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान कई छोटे मोटे विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद होता क्या है कि 26 जनवरी 2023 को सोनम वांगचुक विरोध प्रदर्शन करने का एक नया तरीका अपनाते हैं। वो खारदुंगला दर्रा, जिसकी ऊंचाई लगभग 5.5 किलोमीटर है, वहाँ पर हंगर स्ट्राइक करने के लिए चले जाते हैं। हेलो वर्ल्ड, आई एम अलाइव एंड हैप्पीली अप। लेकिन अधिकारियों को लगा कि इतनी ऊंचाई और माइनस तापमान पर उपवास करना खतरनाक है, इसलिए उन्होंने सोनम वांगचुक को उनके ही घर पर नजरबंद कर दिया। गृह मंत्रालय ने जनवरी 2023 में लद्दाख के मुद्दों पर बात करने के लिए एक हाई कमेटी का गठन किया। हालांकि ये सब बहुत धीरे धीरे हो रहा था और अप्रैल 2024 आते आते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी संकेत दिया कि फिलहाल लद्दाख को स्टेटहुड या 6 शेड्यूल में शामिल करने की संभावना बहुत कम है। अब जब लद्दाख के लोगों को पता चल चुका था कि उनकी लड़ाई आसान नहीं, तब सोनम वांगचुक ने 6 मार्च को अपना पहला 21 दिन का भूख हड़ताल शुरू किया। Today, on the 6th of March, I will be sitting on fast unto death. इस भूख हड़ताल के दौरान वे केवल नमक और पानी पी कर रहे हैं, वो भी लद्दाख के -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने वाले तापमान में। इस भूख हड़ताल से उन्हें लोकल्स का बहुत सपोर्ट मिला। लगभग 7,000 लोगों ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया और लगभग 350 लोगों ने उनके साथ 21 दिन तक भूख हड़ताल किया। इस भूख हड़ताल को इंटरनेशनल न्यूज में भी दिखाया गया। ये भूख हड़ताल 21 दिन तक चली और समाप्त हुई, वो भी सरकार के बिना किसी आश्वासन के। अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने के बाद भी सोनम वांगचुक ने धरना जारी रखा, लेकिन 2024 की लोकसभा चुनाव के कारण उसे भी बंद कर दिया गया। इसके बाद सितंबर 2024 में सोनम वांगचुक ने अपना अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी विरोध प्रदर्शन शुरू किया, यानी कि लद्दाख से दिल्ली तक 1000 किलोमीटर की पैदल यात्रा। ये यात्रा 2 अक्टूबर को गांधी स्मारक पर समाप्त करने का इरादा था। 30 सितंबर को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में घुसने के दौरान सिंधु बॉर्डर पर सोनम वांगचुक समेत 120 लद्दाख के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। हालांकि उन्हें 2 अक्टूबर को रिहा कर दिया गया और गांधी स्मारक तक ले जाया गया। अपनी हिरासत के बाद 5 अक्टूबर 2024 को सोनम वांगचुक ने फिर से एक 16 दिन का भूख हड़ताल शुरू किया। इस भूख हड़ताल को शांतिपूर्ण गांधीवादी विरोध प्रदर्शन का नाम दिया। भूख हड़ताल 16 दिन बाद 21 अक्टूबर को समाप्त हुई, जब गृह मंत्रालय ने दिसंबर में इस पर बातचीत करने का आश्वासन दिया। वादे के अनुसार 3 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में सुबह 11:30 बजे हाई कमेटी की मीटिंग शुरू हुई। ऐसा नहीं था कि ये बातचीत पहली बार हो रही थी। छोटे लेवल पर मार्च 2024 तक कुल 9 राउंड की बातचीत हो चुकी थी, लेकिन उस बातचीत का कोई मतलब नहीं निकला था। इस मीटिंग में सरकार के प्रतिनिधि 95% आरक्षण और कई छोटे मोटे मुद्दों पर मान गए, लेकिन स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के लिए उन्होंने कोई साफ साफ जवाब नहीं दिया। तीसरी मांग यानी अलग से पब्लिक सर्विस कमीशन की मांग के लिए उन्होंने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया। चौथी मांग, जिसमें 2 लोकसभा सीटों की मांग थी, उसके लिए कहा गया कि 2026 से पहले नहीं हो सकता, क्योंकि उन 2 सीटों की सीमा और जनसंख्या अभी तय नहीं है, जो 2026 में होने वाली है, और उसके बाद ही विचार किया जाएगा। इसके बाद एलएबी और केडीए के नेताओं ने फरवरी 2025 तक शिकायत किया कि बैठक में किए गए वादों में से भी कोई वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई आदेश जारी ही नहीं किया गया। लद्दाख के नेताओं को लगा कि सरकार सिर्फ समय खींच रही है और उनके मुद्दों पर गंभीरता से विचार नहीं कर रही है। आखिरकार दिल्ली में हुई बातचीत का भी कोई खास नतीजा नहीं निकला। सरकार की देरी और ढीले रवैये से नाराज होकर एलएबी ने 10 सितंबर 2025 को अपना 35 दिन का भूख हड़ताल फिर से शुरू की। 35 दिन अनशन पर रहेंगे या मरेंगे। इस भूख हड़ताल में सोनम वांगचुक समेत कुल 15 लोग भूख हड़ताल पर बैठे। इसके बाद सरकार ने अगली बैठक 6 अक्टूबर 2025 को तय की, लेकिन सोनम ने इसे एक तरफा और देर से लिया हुआ फैसला बताया। फिर आता है 23 सितंबर। इसी भूख हड़ताल के दौरान 2 बुजुर्ग, तेसरिंग आंचुक 72 साल और तासी डोलमा 60 साल, इन 2 बुजुर्गों की तबीयत खराब हो गई। जल्दी जल्दी में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बस इसी घटना ने लद्दाख के युवाओं यानी कि जेन जी को एकजुट कर दिया। एलएबी के युवा विंग ने 25 सितंबर को बंद और प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। इसी बंद और प्रदर्शन के दौरान लेह की सड़कों पर हजारों युवा उतर आए। गुस्सा इस कदर था कि बीजेपी दफ्तर को आग लगा दी, सीआरपीएफ की गाड़ियां जला दी और मुख्य कार्यकारी पार्षद यानी एक तरह के डेवलपमेंट के जिम्मेदार उनके दफ्तर पर भी हमला कर दिया। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, फिर लाठीचार्ज किया और फिर लाइव बुलेट से फायरिंग कर दी। इसी फायरिंग के दौरान 4 लोग मारे गए। हिंसा इस कदर भड़कने लगी कि लगभग 87 लोग घायल हो गए। इन घायलों में लगभग 30 सुरक्षा कर्मी भी शामिल थे। हिंसा भड़कने के दौरान सोनम वांगचुक ने प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील की। अपील करता हूं लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो
इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। इस दौरान हिंसा के विरोध में उन्होंने अपना 15 दिन का अनशन समाप्त कर दिया और सरकार की प्रेस रिलीज के अनुसार एम्बुलेंस में बैठकर अपने गांव चले गए। अगले दिन यानी 25 सितंबर को सरकार ने तेजी से कई कदम उठाए, जिनमें सबसे पहले लेह और कारगिल इन 2 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया। सड़कों पर पुलिस और सीआरपीएफ की भारी तैनाती कर दी गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी किया और सीधे तौर पर सोनम वांगचुक को पूरी घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद सरकार ने सोनम द्वारा स्थापित एक एनजीओ का विदेशी फंडिंग का लाइसेंस रद्द कर दिया। उन पर आरोप लगाया गया कि सोनम ने विदेशी फंडिंग का दुरुपयोग किया है। सोनम ने सरकार के सभी आरोपों को खारिज कर दिया और उन्हें बलि का बकरा बनाने की योजना बताया ताकि लद्दाख के मेन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। उन्होंने कहा वायलेंस का मेन रीजन युवाओं में बेरोजगारी और उनकी अधूरी इच्छाएं हैं। 26 सितंबर को सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक उससे पहले जब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। उन्हें तुरंत भारी सुरक्षा में हवाई जहाज से जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। फिलहाल उन पर मुकदमा चलाया जाए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। फिलहाल इस कहानी को अभी यहीं तक कवर करते हैं। आगे कुछ भी होता है उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। कुछ ऐसा है जिसे आप चाहते हैं कि मैं इसके अगले पार्ट में इंक्लूड करूं, वो भी कमेंट करके पूछिए।